हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति तथा समाज, कल्चर एंड सोसाइटी। संस्कृति का निर्माता मनुष्य ही है और मनुष्य का विकास भी संस्कृति के द्वारा ही होता है, ये सत्य है। अब यहाँ कहें कि मानव संस्कृति का निर्माता है, किंतु मानव द्वारा बनाई गई यही संस्कृति समाज और स्वयं मानव के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य ये है, मानव ने ये संस्कृति बनाई है और मानव को ही ये संस्कृति प्रभावित करती है। संस्कृति तथा समाज, कल्चर एंड सोसाइटी आपस में यानी कि परस्पर संबंधित हैं। संस्कृति एक और सामाजिक जीवन के जो सोशल लाइफ है के विभिन्न पक्षों अर्थात सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संस्करण, सामाजिक नियंत्रण तथा एकीकरण के रूप का निर्धारण करती है। तो दूसरी ओर संस्कृति के ही अनुसार समाज में लोगों के व्यक्तित्व को एक विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, ये वो साधारण व्यवस्था नहीं है, बहुत ही जटिल व्यवस्था है। इस विषय में मैकएवन पेज ने कहा है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इसलिए हर तरह से समाज जो है एक जटिल व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संगठन के विभिन्न तत्वों और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठन, स्तरीकरण की व्यवस्था, एकीकरण के स्वरूपों तथा अनेक प्रकार के मूल्यों यानी कि वैल्यूज का समावेश होता है। समाज के ये सभी पक्ष वे हैं जिन्हें एक विशेष संस्कृति और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक संगठन के रूप का निर्धारण। ये आपके सामने पहला पॉइंट है, सामाजिक संगठन के रूप का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन का अर्थ उन उप समूहों के संगठन से है जिनमें प्रमुख रूप से आयु यानी एज, लिंग, जेंडर, नातेदारी, व्यवसाय, संपत्ति, आवास, अधिकार और परिस्थिति की विभिन्नताओं पर आधारित समूहों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में संस्कृति ही वह निर्धारित करती है कि विभिन्न आयु समूहों को एक दूसरे की तुलना में कितना कम या अधिक महत्व दिया जाएगा। स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध समानता पर आधारित होंगे या शक्ति और अधीनता पर आधारित होंगे। नातेदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा तथा समाज में एक विशेष स्थिति प्राप्त करने में संपत्ति को कितना महत्व दिया जाएगा। देखा होगा आपने, क्योंकि कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर होता है तो विशेष महत्व का दर्जा दे दिया जाता है, भले ही उसके अंदर इतने गुण ना हो। जो कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है, निर्धन व्यक्ति है, उसके पास गुण अधिक होते हैं। तो कभी कभी वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि गुण हर जगह पूजे जाते हैं, और लेकिन फिर भी ऐसा होता है कभी कभी व्यक्ति जो कि इतना आदर करने लायक नहीं होता है, लेकिन पैसे की वजह से हर जगह वह आदर प्राप्त कर लेता है, सम्मान प्राप्त कर लेता है, महत्व अपना निर्धारित कर लेता है। तो यहाँ जो अभी बातें बताई गई, उपयुक्त बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृतियों की आंतरिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही विभिन्न समाजों का सांस्कृतिक संगठन भी एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संस्करण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक संगठन के लिए
प्रत्येक समाज में संस्करण की एक स्पष्ट व्यवस्था का होना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। संस्करण की व्यवस्था ही यह स्पष्ट करती है, क्लियर करती है कि सोसाइटी में जो विभिन्न वर्ग हैं, वर्गों और विभिन्न लोगों यानी कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं कि एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, यानी कि क्या क्या अधिकार किन लोगों को प्राप्त होंगे और उन लोगों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या कार्य उन्हें करने होंगे। संस्कृति का कार्य विभिन्न समूहों और परिवार में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारण करने के साथ ही विभिन्न व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करती है। हमारे समाज में यानी कि सोसाइटी में जाति पर आधारित संस्करण की जिस वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ है वह हमारी संस्कृति से ही प्रभावित होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो जाति की वर्ण व्यवस्था है इसका जो विकास हुआ है वह हमारी संस्कृति से ही प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं संबंधों की प्रकृति का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप। समाज को हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया था कि मैं कई पेज ने एक बड़ी फेमस डेफिनेशन दी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो उसी प्रकार का ये वाक्य है कि हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका अर्थ है कि संबंधों की प्रकृति के अनुसार ही समाज को एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विभिन्न समाजों में ये संबंध एक दूसरे से अत्यधिक अलग होते हैं, यानी कि एक समाज के संबंध दूसरे समाज से बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। किसी समाज में संबंध प्राथमिक और वैयक्तिक होते हैं तो कहीं द्वितीयक और अवैयक्तिक होते हैं। कुछ समाजों में संबंध का आधार वैयक्तिक स्वार्थ होते हैं, यानी कि जो अपने अपने कार्य निकालने होते हैं वैयक्तिक स्वार्थ होते हैं। तो कुछ समाजों में समूह कल्याण की भावना प्रधान होती है। भारतीय समाज आज भी व्यक्तिवाद की अपेक्षा सामूहिकता पर आधारित संबंधों को अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में हम देखेंगे संबंध द्वितीयक और निजी स्वार्थों पर आधारित होते हैं। जैसे हमने देखा है कि कई समाजों में ये होता है कि एक शादी समझौता होती है और कहीं कहीं जो है ये एक संस्कार है और इसे जीवन भर निभाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर्म्स। प्रत्येक समाज की व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो सामाजिक संस्थाएं अपना योगदान करती हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म और कानून आदि कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। इन सभी संस्थाओं की प्रकृति तथा जो प्रकृति है नेचर समाज की संस्कृति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है या होती है। संस्कृति ही सुनिश्चित करती है कि समाज में बहु विवाह प्रथा ठीक रहेगी अथवा एक विवाह प्रथा। परिवार के सदस्यों के संबंधों की प्रकृति, नातेदारी व्यवस्था के रूप तथा सामाजिक विश्वासों की प्रकृति का निर्धारण भी संस्कृति के द्वारा ही होता है। संस्कृति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि समाज में किन लक्ष्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा तथा उन लक्ष्यों के प्राप्त करने के साधन क्या होंगे। सामान्यतः संस्कृति जितनी अधिक विकसित होगी वह लक्ष्य और साधनों के संतुलन को बनाए रखने में उतनी ही सफल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एकीकरण का आधार, बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक तरफ लक्ष्यों में समानता उत्पन्न करके समाज को संगठित बनाती है तो दूसरी ओर संघर्षों की संभावना को कम से कम करके समाज के विकास में योगदान देती है। संस्कृति ही तथ्य का निर्धारण करती है कि समाज में सामाजिक एकीकरण की प्रकृति और सीमा क्या होगी। एक समाज में यदि संस्कृति विकसित रूप में ना हो तो वह यहाँ पर यौन, भूख और सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष करके समाज को विकसित कर सकते हैं।
दूसरी ओर जिन समाज की संस्कृति विकसित अवस्था में होती है तो वह अपने सदस्यों के लिए नियमों का इस प्रकार निर्धारण करती है कि जिससे कि वे व्यर्थ के संघर्षों से छुटकारा पाकर सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं होती तथा नैतिक नियमों का पालन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दायित्व निर्वाह के द्वारा सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल रोल परफॉर्मेंस। समाज को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने में सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कार्य संस्कृति का है कि वह विभिन्न विधियों तथा मूल्यों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को एक विशेष स्वरूप प्रदान करे। संस्कृति यह कार्य अनेक प्रकार से करती है। संस्कृति केवल यही निर्धारित नहीं करती कि एक दूसरे की तुलना में विभिन्न व्यक्तियों के दायित्व क्या होंगे, बल्कि यह भी निश्चित करती है कि व्यक्ति इन दायित्वों की पूर्ति किस प्रकार से करेगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार दूसरे लोगों से कुछ प्रत्याशाएं करता है। ये प्रत्याशाएं मनमानी नहीं होती, बल्कि इनका निर्धारण कुछ सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही होता है। इन प्रत्याशाओं तथा उनकी समुचित पूर्ति से ही समाज में नियंत्रण की व्यवस्था प्रभावपूर्ण बन सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति सहनशीलता, बंधुत्व, सत्य, सच्चरित्रता जैसे मानवीय गुणों पर बल देकर भौतिकता का विरोध करती है। ये सभी गुण वे हैं जो सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों तथा नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देकर सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। अंत में संस्कृति ये निर्धारित करती है कि समाज में नियंत्रण की स्थापना करने के लिए प्रशंसा और पुरस्कार जैसे अनौपचारिक तरीकों को महत्व दिया जाएगा अथवा यातना एवं क्रूरता पर आधारित साधनों का उपयोग किया जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि सामाजिक नियंत्रण वास्तविक संस्कृति का ही प्रतिरूप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता की दिशा तय करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। मैकाइवर के अनुसार प्रत्येक समाज का एक विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है तथा सभ्यता के सभी अंग इसी दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करते हैं और विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सांस्कृतिक मूल्य और धार्मिक विश्वास ये निश्चित करते हैं कि हमारी प्रौद्योगिकी का हमारे सांस्कृतिक मूल्य और धार्मिक विश्वास ही यानी कि ये निश्चित कर लेते हैं कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है का स्वरूप क्या होगा तथा हम किन वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें किस प्रकार अन्य कार्य में लाएंगे। मैक्स वेबर जो विद्वान है के शब्दों में सभ्यता का अर्थ उस संस्कृति संकुल से है जो विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्मित होता है। उदाहरण इसका लिया जा सकता है पश्चिम का पूंजीवादी एवं विशिष्ट प्रकार की सभ्यता को स्पष्ट करता है। जो पश्चिम का पूंजीवाद है वह एक विशिष्ट प्रकार की सभ्यता को स्पष्ट करता है। इस पूंजीवाद को विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों का जो है प्रभाव सर्वाधिक रहा है। ये आधार पूर्ण रूपेण सांस्कृतिक ही है जिन्हें किसी दूसरे आधार पर नहीं समझा जा सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजों का भौतिक विकास बहुत बड़ी सीमा तक सांस्कृतिक प्रतिमानों के आधार पर ही होता है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की है और समाज से किस प्रकार से प्रभावित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।